नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज से हमारा नई जंग चालू चालू कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये पूरा सीजीपीएससी, है ना, जो आपका अन्य व्यापम के जो भी अन्य एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज लाया है, संविधान एमसीक्यू सीरीज। पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन को डिटेल में अध्ययन करेंगे। दोस्तों याद रखना, अगर आप ये सीरीज पूरी तरह कर लेते हैं, देखिए ये पूरा सीरीज हम लोग जो ला रहे हैं वो आपके पूरे, है ना, 10 वीडियो लाएंगे, है ना, और एक वीडियो एक्स्ट्रा लाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डेली हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, भारत संघ में विलय हेतु भारत संघ में विलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की है। दोस्तों ध्यान में रखना है, क्या लिखा है, पुलिस कार्यवाही। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड जानकारी दे देता हूं, है ना। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, जब भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय पूरे भारत में 552 रियासत हुआ करते थे। ध्यान में रखिएगा कितने रियासत था दोस्तों, 552 रियासत हुआ करते थे। 552 में से 549 रियासत, 549 रियासत संघ में क्या हो गए, मिल गए। ध्यान में रखिएगा 549 रियासत कहां मिल गए, संघ में शामिल हो गए, संघ में शामिल हो गए। रही समस्या तो किन रियासतों के साथ, तो रही 3 रियासत बच गए, है ना। कौन कौन से 3 रियासत थे वो दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। एक था आपका जूनागढ़ रियासत, एक कौन सा रियासत था, जूनागढ़ रियासत था। दूसरा कौन सा था, हैदराबाद रियासत था। और तीसरा था दोस्तों, तीसरा था आपका क्या, कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत। तो ध्यान में रखिएगा। अब याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ये थोड़ा सा अपवाद है, बाकी सभी तो मिल गए थे आसानी से, पर जूनागढ़ रियासत की बात करेंगे तो जूनागढ़, है ना, भारत संघ में कैसे विलय हुआ। तो जूनागढ़ भारत संघ में, है ना, जनमत संग्रह के द्वारा ये भारत संघ में विलय हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में इसे रिफरेंडम कहते हैं, जनमत संग्रह के द्वारा ये मिला है। याद रखिएगा जनमत संग्रह के लिए क्या, है ना, इस समय क्या हुआ क्या था, थोड़ी सी मैं कहानी को बताना चाहूंगा आप लोगों को, है ना। 19 फरवरी 1948 की बात है, ये फरवरी 1948 की बात है। 1948 में जब जूनागढ़ को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया, तो उस समय यहाँ के जो राजा थे वो एक मुस्लिम राजा थे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ के राजा जो थे मोहम्मद जी, मुस्लिम राजा हुआ करते थे। वो चाहते थे कि हम कहाँ मिले, पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे थे, परंतु यहाँ के लगभग अधिकांश जनता, 1.9 लाख जनता, है ना, वो चाहते थे कि भारत में शामिल हो। तो इसके लिए क्या कराया गया, मतदान कराया गया। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसके लिए क्या कराया गया, मतदान कराया गया। और इस मतदान में, है ना, 1.9 लाख लोगों ने, है ना, भारत के पक्ष में क्या किया, इन्होंने भारत के पक्ष में मतदान किया। जबकि केवल 91 लोगों ने बोला कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुमत किसकी थी, बहुमत थी, है ना, हिंदू जनता जो वहां शामिल थे वो चाहते थे कि हम भारत संघ में मिले, और 91 सदस्यों ने बोला कि हम पाकिस्तान जाएंगे। तो इस प्रकार बहुमत के आधार पर जूनागढ़ रियासत, जो वर्तमान में पाकिस्तान और गुजरात सीमा क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है ना, तो जो बॉर्डर है वो जूनागढ़ रियासत कहां शामिल हो गया, भारत संघ में शामिल हो गया। तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा शामिल हुआ, याद रखिएगा, ये जूनागढ़ संग्रह। चलिए दूसरा बात करते हैं, हैदराबाद रियासत अलग रहना चाहता था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद रियासत अलग रहना चाहता था। तो यहाँ क्या चला, यहाँ इसे भारत संघ में शामिल करने के लिए एक नई, है ना, योजना चलाई गई, और उसे नाम दिया गया क्या, ऑपरेशन पोलो। उसे नाम दिया गया क्या, एक ऑपरेशन चलाया गया, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। और इसी ऑपरेशन पोलो को बोला जाता है क्या, पुलिस कार्यवाही। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसी ऑपरेशन पोलो का नाम क्या है, पुलिस कार्यवाही है। तो याद रखिएगा, भारत संघ में हैदराबाद रियासत कौन सी प्रक्रिया के द्वारा शामिल हुआ है, तो पुलिस कार्यवाही चलाया गया। ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो है। कब शामिल किया गया इसे भारत संघ में, सितंबर 1948 में इसे शामिल किया गया। याद रखिएगा, जो कश्मीर रियासत है, ठीक है, कश्मीर रियासत को भारत में विलय पत्र के द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कब शामिल किया गया, अक्टूबर 1948 में। और विलय पत्र पर किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, तो कश्मीर के जो राजा थे कौन थे, हरि सिंह, और भारत के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, व, है ना,
जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, है ना। और विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर कहाँ मिल गया, तो कश्मीर कहाँ मिल गया, भारत संघ में मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस कार्यवाही किस में चलाया गया है, हैदराबाद रियासत में चलाया गया है। जूनागढ़ का मैं बता दिया जनमत संग्रह। जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ है, तो विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुआ है। डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूरी मेहनत शिद्दत करके पढ़िए, बिल्कुल आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, संविधान से घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल ये सीरीज के साथ बने रहिए आखिरी दम तक, और लाइक कमेंट शेयर ना करना भूलें। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, कैबिनेट मिशन योजना। ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखिए दोस्तों, संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि कैबिनेट मिशन कब बना था, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। तो चलिए मैं आपको इसे बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी देता हूं, कैबिनेट मिशन की बात कर देता हूं। तो देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के उद्देश्य से आया था। ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट मिशन कब गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 24 मार्च 1946। याद रखना है दोस्तों, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। याद रखिएगा कितने सदस्य थे इसमें, 3 सदस्यों का ये मिशन था। इसके जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे। इस बात को मत भूलिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों इसके अलावा इसमें 2 सदस्य थे, है ना। उन सदस्यों के नाम थे, एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर महोदय थे एक, दूसरे नाम मैं बता देता हूं आप लोग को, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे, ये भी सदस्य थे, किसके, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। संविधान सभा के निर्माण के उद्देश्य से ये आया था, और इन्होंने अपना रिपोर्ट किसको दिया, 16 मई, है ना, 16 मई को इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि संविधान सभा कैसे बनेगा। तो इस रिपोर्ट में बताया गया था संविधान सभा कैसे बनेगा। तो संविधान का निर्माण कौन करेगा, भारत का संविधान सभा करेगा। और संविधान सभा कैसे बनेगा, इसके बारे में इस मिशन ने 16 मई 1946 को एक रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में बताया था। आइए थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा है, पर एग्जाम में काफी प्रश्न बनता है ना। थोड़ा सा बात करेंगे संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना 2 मिनट में हम लोग पूरा डिटेल अध्ययन कर लेते हैं इसको। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी बात करेंगे। तो कैबिनेट मिशन ने बोला 389 मेंबर होंगे, किसमें, संविधान सभा में। इन्होंने बताया कुछ मेंबर कहां से आएंगे, कुछ मेंबर आएंगे ब्रिटिश क्षेत्र से आएंगे, और कुछ मेंबर कहां से आएंगे, देसी रियासत से आएंगे। तो याद रखिएगा इस बात को, कुछ मेंबर कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, ब्रिटिश क्षेत्र से आएंगे, है ना। तो ब्रिटिश क्षेत्र से कितने मेंबर, 296। बचे 73 सदस्य कहां से आएंगे, देसी रियासत से। ब्रिटिश क्षेत्र 2 भागों में बटा था, एक था ब्रिटिश प्रांत, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, एक का नाम क्या था, ब्रिटिश प्रांत था, और दूसरा जो नाम था वो था आपका, है ना, मुख्य आयुक्त प्रांत। दूसरा जो नाम था वो क्या था, मुख्य आयुक्त प्रांत। बोला गया मुख्य आयुक्त प्रांत से कितने सदस्य होंगे, तो याद रखिएगा मैं एक एक डिटेल बता रहा हूं, है ना। आपसे सभी क्वेश्चन बने, इस हिसाब से हमें अध्ययन करना होगा, है ना। ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुने जाएंगे, जबकि 4 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, मुख्य आयुक्त प्रांत, इंग्लिश में कहते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इसे क्या कहते हैं। और उस समय भारत में, है ना, 1946 में भारत में कितने मुख्य आयुक्त प्रांत थे, 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे। कौन कौन से, कुर्ग, है ना, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़। तो ध्यान में रखिएगा, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़। तो दोस्तों ये है आपका क्या, ये आपका हो गया 4 कमिश्नरी प्रांत, और चारों कमिश्नरी प्रांत से एक एक मेंबर कहां के लिए चुने जाएंगे, संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। अब याद रखिएगा ये चुनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये जो ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य है ये क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है, ये क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। कौन करेगा निर्वाचन, प्रांतीय विधानमंडल करेगा निर्वाचन, इस बात को ध्यान में रखेगा। कौन करेगा निर्वाचन, प्रांतीय विधानमंडल करेगा। कौन सी प्रक्रिया से करेंगे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से करेंगे। कौन सी प्रक्रिया से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन
प्रणाली से 296 सदस्यों को कहां के लिए चुना जाएगा? संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। एक बात बता दूं, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके बारे में मैं डिटेल बाद में करूंगा दोस्तों, अभी बस याद रखेगा, है ना। भारत में दो प्रकार के चुनाव प्रणाली चलती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना। एक प्रणाली ये है एकल संक्रमणीय और दूसरा है साधारण मतदान प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा में कैसे आएंगे? तो बोला गया है यहाँ के जो 2-3 रियासत के जो राजा होंगे वो इन्हें क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मनोनीत करेंगे। कहाँ के लिए? संविधान सभा के लिए। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। मैंने क्या बताया? ब्रिटिश प्रांत में कितने? 296। देशी रियासत में कितने? 73। और ये कब की बात हो रही है? तो याद रखना है ये 1946 मतलब आजादी पूर्व की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है? आजादी पूर्व की बात हो रही है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो कुछ क्षेत्र कहां चले जाता है? पाकिस्तान में चले जाता है और ये पूरी स्ट्रक्चर वापस क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो चलिए आइए बात करते हैं 1947 अर्थात आजादी में संविधान सभा में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा की हम बात करेंगे। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपसे, ऐसा पढ़ाई करने हैं हमें, ठीक है। तो तैयार है ना? बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात संविधान सभा, अब जब आजादी हुआ, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1947 की बात कर रहा हूं। तो संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए। ये आजादी के बाद की है, ठीक है। अब कुछ क्षेत्र कहां से आएंगे? फिर से अगेन ब्रिटिश क्षेत्र से। कुछ क्षेत्र कहां से आएंगे? ब्रिटिश क्षेत्र से आएंगे। और कुछ क्षेत्र कहां से आएंगे? देशी रियासत से आएंगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, देशी रियासत, ठीक है। अब यहां ब्रिटिश क्षेत्र से कितने सदस्य हो गए? 229 और 70 सदस्य हो गए कहां से? ये हो गए आपके देशी रियासत से। तो ये आजादी के बाद का जो संविधान सभा की संरचना में जो परिवर्तन आया था उसके बारे में हमने यहां देख लिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसी संविधान सभा को, ये जो संविधान सभा है इसे 3 समुदाय में बांटा गया था। ये बात जरूर याद रखेगा, 3 समुदाय में रखा गया था। कौन कौन से 3 समुदाय? एक था सामान्य वर्ग, एक था क्या? सामान्य वर्ग, एक था क्या आपका? मुस्लिम वर्ग, एक था आपका क्या? मुस्लिम वर्ग, और एक रखा गया था क्या? सिख वर्ग। तो दोस्तों याद रखना है, संविधान सभा के सदस्यों को पूरे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से? सामान्य, मुस्लिम और सिख वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं इसी से रिलेटेड, ये जो संविधान सभा बना था, आपको अगर गलती से कभी भी प्रश्न पूछेगा इसमें कितने महिला सदस्य थे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए जी? इसमें 15 महिला सदस्य थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। साथ ही साथ एसटी और एससी के सदस्य कितने थे? याद रखेगा, 33 एसटी के सदस्य थे और 26 किसके सदस्य थे? एससी के सदस्य थे, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कितने सदस्य थे? 389। आजादी के बाद बोलेगा तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 बताइएगा, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न कूट वाला प्रश्न है। आप सभी को पता है एग्जाम में कूट वाले प्रश्न आते हैं। कभी भी कूट वाले प्रश्न है तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और अंडरलाइन कर लेना। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संविधान सभा के संदर्भ में सत्य कथन बोला है ना, तो सत्य को ढूंढना है आपको। ये बात जरूर ध्यान में, कभी भी बनाते हो अंडरलाइन कर लेना, गलतियां कभी नहीं होती है इससे। सभा में आजादी के पश्चात 299 सदस्य थे, जस्ट बताया हूं मैं, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सभा में कुल 25 महिलाएं शामिल थी। क्या संविधान सभा में 25 महिलाएं थी? जी नहीं, संविधान सभा में कितने महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। सभा को 3 समुदायों में बांटा गया था। बिल्कुल, कितने समुदायों में? 3 समुदायों में। कौन कौन सा? सामान्य,
मुस्लिम और सिख समुदाय में बांटा गया था। तो हमारा 1 और 3 क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल बने रहिए, है ना, पूरे जज्बा जुनून के साथ मेहनत करते चलिए। आपका सिलेक्शन बिल्कुल एक ना एक दिन जरूर होगा। जिस दिन मेहनत आपकी परफेक्ट हो जाएगी ना, उस दिन आप बिल्कुल एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। 1946 में संवैधानिक सभा में ब्रिटिश क्षेत्र, अब ब्रिटिश क्षेत्र में कितने मेंबर बताया था मैं, ब्रिटिश क्षेत्र में बताया था मैं 296 सदस्य। ये आजादी के पहले है और आजादी के बाद 1947 में यही कितने हो गए, तो ये हो गए 229। ये दोनों आंकड़े आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब इन सदस्यों को चुना किसने है, क्या प्रांतीय सरकार ने चुना है, जी नहीं। क्या जनता ने चुना है, जी नहीं। मैंने बताया अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष में किसने चुना था, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा ये चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी के साथ देखिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। और थोड़ा सा कष्ट करने की जरूरत है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें पूछा है रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। मैं अगर आपको बात कर दूं अंतरिम सरकार के गठन के लिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को एग्जाम में पूछा गया था। अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या बनाया गया था, एक काउंसिल बनाया गया था, परिसर बनाया गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एक काउंसिल बना था, एक परिषद बना था। तो याद रखिएगा ये जो परिषद बना था इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम जरूर याद रखिएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम जरूर याद रखना है दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे, वेवेल। अध्यक्ष कौन थे, उस समय जो वायसराय कौन थे, वेवेल थे। तो वेवेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे इस काउंसिल के। और उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेगा कभी भी एग्जाम में पूछेगा अंतरिम सरकार के गठित हेतु, अंतरिम सरकार निर्माण हेतु गठित, है ना, गठित परिषद के अध्यक्ष कौन थे, वेवेल थे। उपाध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। अब अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है, याद रखना है दोस्तों आपको, अंतरिम सरकार का गठन कब बना है बता सकते हैं, मैं बता देता हूं। चलिए 2 सितंबर 1946 को। कितने मंत्री बने थे इसमें, 12 मंत्री, 12 मंत्री। बाद में इसी का क्या हुआ, बाद में इसी का दोस्तों पुनर्गठन हुआ है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बाद में इसी का क्या हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। कब हुआ है पुनर्गठन, तो पुनर्गठन हुआ है 16 अक्टूबर 1946 को। तब इसमें मंत्रियों की संख्या कितने हो गया, तब मंत्रियों की संख्या हो गया, है ना, 14 मंत्री हो गए। तो अंतिम रूप से अंतरिम सरकार में कितने मंत्री थे, टोटल 14 मंत्री थे। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है ना। और इन मंत्रियों को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, तो चलिए आइए थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूं, सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, जॉन मथाई, लियाकत अली, है ना। याद रखिएगा रक्षा के लिए क्या चाहिए, रक्षा के लिए बल चाहिए। क्या चाहिए, बल चाहिए। तो बल किसके पास होगा जी, सरदार बलदेव सिंह, यही थे कि आपके रक्षा मंत्री थे। ध्यान में रखिएगा यही कौन थे, रक्षा मंत्री थे। बाकी लोग का डिपार्टमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार के संबंध में असत्य कथन, ये अंडरलाइन करना है भाई। मैंने पहले बताया जहां सत्य और असत्य लिखा हो बिल्कुल उन बातों को अंडरलाइन करते हुए चलना है। 2 सितंबर 1947 को इसका स्थापना हुआ, सही है कि गलत, अभी जस्ट बताया। मैंने बताया था क्या, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, बिल्कुल सही थे, 5 सदस्य शामिल थे। अंतरिम सरकार में 14 मंत्री शामिल थे, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 और 3 हमारा क्या है, सही आंसर होगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। तो बहुत ही आसान है, संविधान आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार, मजा आता है ना विचार करने में, तो करते हैं भाई विचार। चलो देखते हैं क्या क्या विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को कब अपनाया है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। और याद रखिएगा ये कथन क्या है, सही है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है संविधान सभा ने उसे कब स्वीकार किया है, दोस्तों डेट याद रखना है, कब किया है, 22 जुलाई 1947 को, है ना। याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में
21 तीलियां होती है। दोस्तों सबसे पहली बात, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा बना है इसका चक्र कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और ये अशोक स्तंभ में टोटल तीलियों की जो संख्या थी वो 24 चक्र है, जो 24 घंटों प्रगति के मार्ग को दर्शाता है। तो याद रखना है दोस्तों, अशोक चक्र में कितने है ना तीलियां हैं? 24 चक्र बने हुए हैं, 24 तीलियां बनी हुई हैं और वहीं से लिया गया। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात होगा 3:4। क्या सही है? क्या लगता है आप लोगों को? सही है? मुझे पता है आप लोगों को पता है, ये इसका ज्ञान तो है, पर मुझे नहीं लगता हर किसी को पता हो, ध्यान नहीं देते लोग। तो याद रखिएगा, चौड़ाई अनुपात अगर लंबाई लेते हैं हम लोग, चौड़ाई अनुपात क्या लेते हैं? लंबाई लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना। चौड़ाई कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लंबाई कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। या आप उल्टा लिखना चाहे तो उल्टा लिख सकते हो, 3:2 लंबाई अनुपात चौड़ाई, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एक नया फैक्ट बता देता हूं, राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? इसको डिजाइन किसने किया था? बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, है ना। तो नाम नोट कर लीजिएगा, है ना, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया महोदय ने इसे क्या किया था? वेंकैया महोदय ने इसे डिजाइन किया हुआ था, है ना। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा, आपको कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है किसने डिजाइन किया था, तो है ना ध्यान में रखेगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर है केवल 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? देखिए आपका आंसर पता चल जाएगा कब है। सही आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। चलिए बात करते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो दोस्तों याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक, या आपको पूछे संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो भी यही डेट डालना है। कौन सा डेट? 9 अगस्त 1946। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन हुआ था अस्थायी अध्यक्ष। एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। ये थे क्या? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला बात करते हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कथन दिया है एग्जाम में, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ है? लागू हुआ है। बिल्कुल कथन हमारा परफेक्ट है। कारण की बात करते हैं, कारण कह रहा है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, है ना। ये भी बात करेक्ट है ना। आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस का आईएनसी का है ना दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। और इसी लाहौर अधिवेशन में, है ना, घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों यही स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी स्वाधीनता दिवस को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। जबकि हमारा संविधान कब बन गया था? तो हमारा संविधान 2 महीना पहले बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। परंतु इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या है? कारण क्या है जी? इस दिन भारत में पहले बार क्या मनाया गया था? संविधान दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो कथन भी सही है, दोनों कथन सही है। और कारण इसकी क्या कर रही है? पुष्टि कर रही है। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कथन और कारण दोनों सत्य है, तथा कथन कारण को क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। बिल्कुल स्पष्टीकरण यहाँ पे हो रही है, क्योंकि इसी 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए 26 जनवरी को इसे संविधान को क्या किया गया था? लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। तो बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। भारत की पहली जो मंत्री बनी है स्वतंत्र भारत की, वो कौन है? राजकुमारी अमृता कौर है। कौन से विभाग में मंत्री बनी थी ये? स्वास्थ्य मंत्री। याद रखिएगा, कौन से डिपार्टमेंट की मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ठीक है, तो मजा तो आना चाहिए ऐसे, है ना, यूनिक प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय प्रतीक, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थिति से राजकीय सील के रूप में प्रयोग में होना प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों जिस समय हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ है, कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ है, संविधान लागू हुआ है। और जब संविधान लागू हुआ तो हमारा क्या बनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक संविधान लागू, और इसी दिन से हमारा क्या बना, राष्ट्रीय प्रतीक को राजकीय सील के रूप में क्या किया गया, अपनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए 9 दिसंबर को क्या बने थे, 9 दिसंबर 1946 को, है ना, अस्थायी अध्यक्ष बना गया था, है ना। ये बने थे कौन, ये 9 दिसंबर 1946 इस तारीख को बने थे संविधान सभा के क्या, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र को बनाया गया क्या, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा कब बनाया गया स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुआ वो कब हुआ, 11 दिसंबर 1946। तो याद रखिएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ है, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 है ना। इस तारीख को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुआ ना, तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, इनको बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। और जब दूसरा बैठक हुआ ना, तो याद रखना ये सेकंड सिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड बैठक या द्वितीय सिटिंग, सेकंड सिटिंग, ठीक है। इसमें और क्या क्या हुआ, अध्यक्ष तो बनाया गया, साथ ही साथ क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष भी बनाया गया। किनको बनाया गया उपाध्यक्ष, तो याद रखना है H.C. मुखर्जी, ये बने थे क्या, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। हरीशचंद्र मुखर्जी पूरा नाम है इनका। इसके अलावा बनाया गया था क्या, संवैधानिक सलाहकार। तो दोस्तों याद रखिएगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था B.N. राव जी को बनाया गया था, बेनेगल नरसिम्हन राव, ये बने थे क्या, संवैधानिक सलाहकार। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का क्या हुआ था, दूसरी बैठक हुआ था, इस तारीख की ये बात है, ठीक है। चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप सभी को पता है ये भारत के, है ना, भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। भारत के क्या बने थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति, और सेकंड क्या है जी, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और सेकंड नंबर के क्या है, ये प्रेसिडेंट है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे, है ना, ये भीमराव अंबेडकर, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है, कानून मंत्री। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, स्थायी अध्यक्ष किसे दिया गया, स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सबसे पहली बात, दो प्रश्न बन सकते हैं, है ना। एक तो याद रखना है आपको ये तारीख 26 नवंबर 1949, इस तारीख को क्या हुआ था, इस तारीख को संविधान का निर्माण हो गया था, हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था, संविधान तैयार हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी को याद रखने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर, लक्ष्मीमल सिंघवी ने सुझाव प्रस्तुत किया था कब, 1979 में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दिया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय किया गया कि 26 नवंबर को आपको क्या मनाना चाहिए, विधि दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो याद रखेगा 1979 से 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। परंतु 2015 में इसका नाम चेंज किया गया और इसे बोला गया 26 नवंबर को संविधान दिवस कहा गया। तो याद रखेगा विधि दिवस बोले चाहे संविधान दिवस बोले, दोनों का डेट क्या है, 26 नवंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर को विधि और संविधान दिवस मनाया जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो पीएससी का क्वेश्चन है, व्यापम के जो क्वेश्चन है, धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो आपको पूरा विस्तृत अध्ययन करना होगा। चलिए, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना,
जब संविधान बन रहा था तो उस समय लगभग 22 समितियां बनी थी, है ना, जिसमें से 8 समिति लगभग प्रमुख थे। मैं एक दो समिति के नाम बता देता हूं। जैसे एक था संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ठीक है। एक था क्या, संघ शक्ति समिति, संघ, चलिए मैं इसी में बता देता हूं आप लोगों को, संघ संविधान समिति, है ना। और इसके साथ साथ था एक संघ वार्ता समिति, वार्ता समिति, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा था संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इन तीनों ही समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे, है ना, वो थे संघ संविधान समिति, संघ वार्ता समिति और संघ शक्ति, ये तीनों ही समिति के अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बी आर अम्बेडकर की बात करते तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान के क्या थे, समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, कमेंट करके बताना है प्रारूप समिति कब बना था, एग्जाम में पूछा जाता है। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी को क्या दिया गया था, जेबी कृपलानी एक तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे, प्रारूप समिति के क्या थे, ये सदस्य थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। आपको बताना है ना, क्वेश्चन मार्क ये है कि आपको आंसर करना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। चलिए कौन थे, सॉरी अध्यक्ष नहीं, कब गठन हुआ है इसका। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने संघ की बात किया, अब बात करेंगे किसके, प्रांतीय संविधान समिति की बात करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो ध्यान में रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था। तो एक दिया गया था क्या, प्रांतीय संविधान समिति, एक दिया गया था क्या, प्रांतीय संविधान समिति दिया गया था। दूसरा जो दिया गया था, इनको दिया गया था अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक व मौलिक अधिकार समिति। ध्यान में रखिएगा मौलिक अधिकार समिति। इस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल जी थे, है ना। और इसी को दो भागों में बांटा गया था। एक था ये अल्पसंख्यक उप समिति भी था, अल्पसंख्यक क्या था, उप समिति भी था। और मौलिक अधिकार क्या था, एक था मौलिक अधिकार उप समिति भी था। ध्यान में रखेगा। तो यहां दो उप समिति भी बनाए गए थे, अल्पसंख्यक उप समिति और मौलिक अधिकार उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी बने थे, है ना। और आपके मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जे.बी. कृपलानी महोदय बने थे। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो इस बात को बिल्कुल आपको याद रखना है। भीमराव अम्बेडकर का बता चुका हूं कौन थे, ये प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू को मैंने बता चुका हूं, संघ संविधान, संघ शक्ति और वार्ता समिति के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके, है ना, कौन थे, तो ये स्थायी अध्यक्ष होने के साथ साथ संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये तो बता चुका हूं दोस्तों, कौन थे, बी.एन. राव। याद रखेगा इस बात को, ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने ही संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया था। याद रखेगा इस बात को, संविधान का पहला प्रारूप किस व्यक्ति ने बनाया था, तो याद रखना है वो कौन थे, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव, इन्होंने ये इसे तैयार किया हुआ था। ठीक है, चलिए तो आंसर कर लेंगे ना, नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, किसने प्रस्तुत किया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, संविधान सभा की कौन सी बैठक, तीसरी बैठक, और ये कब हुआ था, तो डेट याद रख लेंगे, 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुआ था। डेट नहीं भूलेंगे दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में
जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये है ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जब हमारा जो संविधान बन रहा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को रखा, जिसे स्वीकार कर लिया किसने, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। कब किया, 22 जनवरी 1947 को। ये डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने, है ना, सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया। तो ये तारीख है 22 जनवरी 1947। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे प्रस्तुत किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, यही प्रस्ताव हमारा क्या बनकर आया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका। जो हमारे वर्तमान प्रस्तावना या उद्देशिका है, यही हमारा, है ना, यही प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना उद्देशिका बना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्रियम्बल। चलिए, मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, BR अम्बेडकर जी थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिम, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, पोर्टफोलियो का मतलब होता है क्या, विभाग, उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था, है ना, 1946 में गठित हुआ था। बाद में क्या हुआ, बाद में 1947 में फिर से क्या हुआ, ये फिर से बदला हुआ, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और दोनों ही समय कितने मंत्री थे, 14 मंत्री थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। याद कैसे रखना है, आसानी से मैं बता दे रहा हूं। जगजीवन राम, जगजीवन राम, अगर जग में जीना है तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, श्रम करना होगा। तो श्रम विभाग के मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे। 1946 में भी श्रम मंत्री थे और 1947 में भी श्रम मंत्री थे ये। राजेंद्र प्रसाद, है ना, प्रसाद, प्रसाद को क्या करते हैं जी, खाते हैं ना। तो प्रसाद को जब आप खाओगे तो कौन से मंत्री बनेंगे ये, याद रखिएगा, याद रखने का ये ट्रिक है भाई, खाद्य मंत्री। 1946 में भी खाद्य मंत्री थे, 1947 में भी खाद्य मंत्री थे। CH भाभा, CH भाभा का याद रखिएगा, 1946 में ये खान व बिजली मंत्री थे, खान व बिजली मंत्री, बिजली विभाग के मंत्री थे। जबकि 1947 में, 1947 में इसे क्या बना दिया गया, इसे बनाया गया व्यापार विभाग का मंत्री बना दिया गया। तो याद रखिएगा, इनका विभाग क्या हो गया था 1947 में, चेंज हो गया था। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, ये मैं बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं एक बार और, है ना, बता चुका हूं। सरदार बलदेव सिंह, बल है तो क्या करेंगे जी, रक्षा करेंगे, तो रक्षा मंत्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसका पोर्टफोलियो 1947 और 1946 में अन्य था, तो किसका मिला, CH भाभा, है ना, CH भाभा जी का क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा क्या, केवल 3, केवल 3 हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं एक बार बता देता हूं, यह है आपका 1946 का मंत्री, है ना, मंत्रियों के नाम और उनके विभाग। ये है आजादी के बाद 1947 के मंत्री और उनके विभागों के नाम थे। याद रखिएगा, है ना, जवाहरलाल नेहरू का मंत्री पद, है ना, सेम था, है ना। टोटल अगर आपको पूछेगा कितने मंत्री, कितने नए मंत्री आए आजादी के बाद, तो हाँ कितने आए हैं, टोटल 7 मंत्री आए। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। अबुल कलाम आजाद शिक्षा से संबंधित थे, शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सनमुखम सेठी, एग्जाम में पूछा जा चुका है, सनमुखम सेठी, सेठी है ये, सनमुखम सेठी, ठीक है, वित्त मंत्री थे। अंबेडकर जी कानून मंत्री थे। जगजीवन राम, जग में श्रम करके ही जीवन चलेगा, बल है तो रक्षा करेंगे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये क्या है, भारत की क्या है, पहली कैबिनेट मंत्री थी, भारत की क्या है, ये पहली कैबिनेट मंत्री थी। CH भाभा का मैंने बताया, इनको व्यापार दिया गया था, पहले इनके पास क्या था, खान और बिजली विभाग था, ये अंतर आया है, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, है ना,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग, है ना, उद्योग विभाग के क्या थे, मंत्री थे। तो जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है इनका नाम बिल्कुल रखिएगा, ये इनका नाम, इनका और ये इनका नाम जरूर याद रखना है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी नाम काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो आपका आंसर होगा क्या, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम, देखिए यहां से प्रथम से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, प्रथम क्या क्या बन सकता है, प्रथम से संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कर देते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, और बन सकता है क्या, स्थायी अध्यक्ष। दोस्तों ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, संविधान सभा के पहले और प्रथम उपसभापति कौन थे, उपसभापति। तो आप लोगों को सभी के आंसर मैं बता चुका हूं, बिल्कुल एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको याद है कि नहीं, बिल्कुल पता चल जाएगा। फ्रैंक एंथोनी कौन थे, मनोनीत उपसभापति थे, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यही वो एक्ट है जिसके कारण भारत हमारा क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, थर्ड जून प्लान, ये है ना, माउंटबेटन प्लान को, माउंटबेटन योजना को किस नाम से जाना जाता है, थर्ड जून प्लान के नाम से जाना जाता है। इसी प्लान के आधार पर ब्रिटिश संसद ने क्या पारित किया, ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947, याद रखेगा 5 जुलाई 1947 को, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946। तो ध्यान में रखेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 को ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया है, तो 5 जुलाई 1947 को पारित किया है। और इसे, है ना, वहां के जो महाराजा थे, सम्राट है, उन्होंने इसे कब स्वीकृति दिया था, तो सम्राट के द्वारा इसे स्वीकृति दिया गया था 18 जुलाई 1947 को इन्होंने स्वीकृति किया गया था। तो पूरे भारत में कब लागू हुआ ये, तो भारत में इसे लागू किया गया था, है ना, 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर से बन गया और भारत में इसे बाद में क्या किया गया, लागू किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अर्थात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्या किया था, पारित किया था। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में क्या कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, क्योंकि आईएनसी के गठन का उद्देश्य था आजादी या अधिकार प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, इस उद्देश्य से बनाया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जिस समय हमें क्या मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा, आईएनसी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य, कितने, देखिए प्रश्न को ध्यान में रखना है, कितने अन्य सदस्य थे। जहां अन्य शब्द मिला इसका मतलब आप इसकी गिनती नहीं करेंगे, यहां लिखा ना कितने अन्य सदस्य थे, कितने सदस्य थे बोलता तो आप बिल्कुल क्या बताते, याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसी का दूसरा नाम है क्या, मसौदा समिति भी कहते हैं, इसी को और क्या कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है, क्या है, इसी का एक और नाम क्या मिलेगा आपको, ड्राफ्ट कमेटी, इंग्लिश में कहते हैं इसे क्या, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ड्राफ्ट कमेटी भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सब इनके अन्य नाम है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस समिति का, है ना, गठन कब हुआ था, तो इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। ठीक है, कितने सदस्य थे टोटल, 7 सदस्य, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और सभी 7 सदस्य के आपको क्या होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है नाम याद करना। चलिए मैं एक एक करके लिखता हूं। पहला है अंबेडकर जी, पहला है क्या, अंबेडकर महोदय। ठीक है, दूसरा कौन है, कृष्ण स्वामी, दूसरा कौन है, कृष्णा स्वामी। तीसरा का नाम क्या है, तीसरे का नाम है गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चौथे का जो नाम है वो है मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, याद रखना है ना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवा जो नाम है वो है ना के एम मुंशी जी का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। छठवा जो है कृष्णम्माचारी है, छठवा नाम क्या है, कृष्णम्माचारी, ठीक है। और सातवां जो नाम है वो है माधव राव। तो नाम याद रखना है दोस्तों, माधव राव। इसमें इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे इसके क्या अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखिएगा। अब अध्यक्ष के अलावा, अध्यक्ष को देखिए लिखा है, अध्यक्ष के अन्य कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य थे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछता है ना, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे, आंसर 7 हो जाएगा। अन्य बोला तब 6 हुआ, अगर सदस्य बस बोलता तो आपको आंसर क्या लेना है, 7 लेना है। ये इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूं मैं, कृष्णम्माचारी है ना, डीपी खेतान का जब निधन हो गया तब वो बने थे, किसके क्या बने थे, सदस्य बने थे। जबकि अगर मैं बात करता हूं माधव राव है ना, BL मित्र जी ने क्या दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, स्वास्थ्य कानून थे, तब जाके वो क्या बने थे, तब माधव राव क्या बने थे, प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब समिति बनाया गया तो सभी समिति को बांटा गया, जितने लास्ट में बच गए समिति तो वो सभी समिति किसको दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिए थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, ये थे आपके क्या, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, है ना, अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, अध्यक्ष, ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, इस बात को ध्यान में रखना है। सभी विभाग इनको दे दिया गया, परंतु ये जो झंडा समिति था, अच्छा इनके पास कौन कौन सी समिति थी ये मैं नोट कर देता हूं। एक था संचालन समिति, एग्जाम में पूछा गया है इसे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। इसके अलावा एक और क्या था, झंडा समिति, झंडा समिति। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, झंडा समिति का पूरा कार्यभार किनके हाथों में था, इसका पूरा कार्यभार JB कृपलानी के महोदय में था। JB कृपलानी साहब पूरे चीज को देख रेख करते थे कि झंडा में कैसे बनाना है, क्या करना है, ये इसके क्या थे, है ना, JB कृपलानी महोदय झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और झंडा समिति है ना, ध्वज को कब अपनाया गया था, तो मैंने ही पहले बता चुका है, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, हमारे तिरंगा को 1947 को अपनाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जब तक ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद का नाम है तब तक आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर होगा। बाय द वे अगर झंडा समिति में प्रश्न पूछा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और यहां राजेंद्र प्रसाद का अगर नाम नहीं है तब आपको टिक किसको लगाना है, तब लगाना है टिक आपको JB कृपलानी महोदय को। क्यों लगाना है, क्योंकि पूरे कार्यभार किनके पास था, JB कृपलानी के पास था, जबकि लास्ट में बचा खुचा विभाग सब किसको दे दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को दे दिया था, और राजेंद्र प्रसाद अपने काम में व्यस्त रहते थे, है ना, उस वजह से पूरा कार्यभार JB कृपलानी थे। तो जब तक ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। इनका नाम जिस समय नहीं रहेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, ठीक है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, और इसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। दोस्तों बताइएगा हमें आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आप इसे कंटिन्यूअस करना चाहते हैं। अगर आपको कोई लाभ मिल रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा और अपने नॉलेज को और अच्छा मजबूत करिएगा, है ना। तो दोस्तों कुछ लिखा है लाइक कमेंट सब्सक्राइब और क्या करना है, शेयर करना है, तो कुछ तो करना पड़ता है ना हमें, तो बिल्कुल करना है। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें इस नंबर पर बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आकर आप संपर्क भी
कर सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग लेकर आएंगे प्रस्तावना, लेकर आएंगे स्रोत, लेकर आएंगे संविधान के स्रोत कहां से लिया गया है, और साथ ही साथ संविधान की क्या क्या विशेषताएं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलेंगे दोबारा।